हेलो फ्रेंड्स, रमज़ान का महीना और डायबिटीज़ के पेशेंट की इच्छा कि उन्हें रोज़ा रखना है काफ़ी डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग होता है, न सिर्फ पेशेंट के लिए बल्कि डायबिटोलॉजिस्ट के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज़ के पेशेंट उपवास कैसे रखें, रोज़ा कैसे रखें और कैसे अपनी दवाई को मैनेज करें और कॉम्प्लिकेशन को ध्यान कैसे रखें। इन सब चीज़ों पे हम गौर करते हैं। मैं डॉक्टर दीपिका मुंदड़ा, फिजिशियन फ्रॉम नासिक, आज आपका स्वागत करती हूँ। जब भी रोजे रखे जाते हैं तो उसकी खास बात ये होती है कि मील टाइमिंग बहुत बदल जाता है नॉर्मल वेरिएशन से। मतलब सवेरे जब सूर्योदय होता है तब खाना उसके पहले हो जाता है और रात का खाना सूर्यास्त के बाद, जबकि नॉर्मली इंसान सूर्योदय के बाद खाना शुरू करता है और सूर्यास्त के पहले के आसपास डिनर तक ख़त्म हो जाता है। जब ये मील टाइम बदलता है तो इसकी वजह से न सिर्फ ग्रोथ हार्मोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, मेलेटोनिन, ग्रेलिन, लेप्टिन का लेवल डिस्टर्ब हो जाता है। डेफिनेटली शुगर का लेवल भी डिस्टर्ब होना नेचुरल है। इंसुलिन रेजिस्टेंट भी बढ़ जाता है। सोने का समय बदल जाता है। जब भी रोजे रखते हैं तो सोने का घंटा 1 घंटा कम हो जाता है और रात का सोना भी थोड़ा लेट हो जाता है, ऐसा स्टडीज़ बता रही है। साथ में दिन भर पानी नहीं लिया जाता है। रोजे रखते हैं तो मुस्लिम कम्युनिटी में पानी न रखने का रहता है लेसन। तो मॉर्निंग सूर्योदय के बाद से सूर्यास्त के समय तक पानी बिल्कुल बॉडी में जाता नहीं है, जबकि एक्टिविटी पूरी दिन भर की चालू रहती है। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ के पेशेंट के हो सकते हैं? डेफिनेटली हाइपोग्लाइसीमिया मतलब लो शुगर होना, हाइपरग्लाइसीमिया मतलब शुगर बढ़ जाना, फिर साथ में स्ट्रोक और कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, लकवे का, और चौथा होता है डिहाइड्रेशन ने पानी की कमी। अब हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स हर डायबिटीज़ के पेशेंट को पता होना चाहिए। घबराहट होना, भूख होना, पसीना आना, थर थर काँपना और भूख लगना, कभी कभी बेहोशी हो जाना। ऐसी अवस्था में तुरंत ग्लूकोज घोल के दे या कुछ मीठा दे खाने को, लिक्विड दे, फ्रूट जूस दे, कैंडी दे, या फिर शुगर टेस्ट करते रहे और शुगर अगर फिर भी कम है तो डेफिनेटली डॉक्टर के पास लेके जाएं। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब बहुत ज़्यादा भूख लगना, वजन बढ़ना, बार बार पी करने जाना, पानी ज़्यादा पीना, आँखों के सामने अंधेरा आना, फिर डिहाइड्रेशन में चक्कर आना और फिर चौथा कॉम्प्लिकेशन लकवा। इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अब जब भी आप उपवास या रोज़ा रखने जाएं तो 2-3 चीज़ों पे ज़रूर ध्यान रखिए कि आपका शुगर कभी भी कोई कॉम्प्लिकेशन हो, एक तो उस पर ध्यान रखना है। अगर आपने शुगर का मॉनिटरिंग करा है तो टाइप 1 डायबिटीज़ ने 5 to 7 टाइम्स मॉनिटरिंग करना है। वैसे प्रेगनेंसी में भी मॉनिटरिंग को हम बढ़ा देते हैं ड्यूरिंग फास्टिंग इंटरवल, और जब भी मॉनिटरिंग करें शुगर 70 to 90 के बीच में रहे तो वापस से कुछ खा के थोड़ी देर बाद वापस से मॉनिटरिंग करने की सलाह दी जाती है। अगर टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करूं तो डेफिनेटली बेसल इंसुलिन का डोज कम किया जाएगा और जो बॉलस डोजेस है उसको भी टाइम शिफ्ट करा जाएगा। मतलब इंसुलिन का तो बेसिकली हम रेजिम बदलते नहीं है, क्योंकि रेजिम बदलने में 2-3 महीने लगते हैं। तो जितने भी पेशेंट डायबिटीज़ के अगर इंसुलिन ले रहे हैं तो हम उन्हें सलाह देते हैं या तो 3 महीने पहले आके आप रेजिम बदल लो, या जो भी आप डोज ले रहे हो उसका टाइमिंग और डोज को मॉड्यूलेट कर लो डॉक्टर की सलाह से। अब बची बात टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट की, तो उन लोगों को जो मेटफॉर्मिन ले रहे हैं, SGLT2 इनिबिटर ले रहे हैं, या डेपाग्लिफ्लोजिन जैसी दवाई ले रहे हैं, या फिर DDP4 इनिबिटर ले रहे हैं, इन तीनों क्लास ऑफ ड्रग्स में सिर्फ टाइमिंग बदला जाएगा दवाई का, अदरवाइज दवाई वैसी की वैसी दी जा सकती है। मतलब मेटफॉर्मिन रात को ले ले, DDP4 इनिबिटर ये जो मैंने लिस्ट दी है मॉलिक्यूल्स की ये रात को ले ले, और SGLT2 इनिबिटर जैसे कैनाग्लिफ्लोजिन, डेपाग्लिफ्लोजिन ये भी डिनर के समय ले ले। तो ये तीनों गोली का पायोग्लूटाजोन रात को लिया जा सकता है। ज़्यादातर दवाई को हम रात को शिफ्ट कर सकते हैं। अब रही बात इंसुलिन सिक्रेटोकॉक्स, जिसमें मुख्यतः दवाई आती है ग्लिपिजाइड, आपका ग्लिमेपेराइड और ग्लाइबुराइड। ये सब दवाई, ग्लिक्लेजाइड, ये सब दवाई OD या BID डोज में रहेगी और इसको डोज ज़रूरत हो तो कम कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये दवाई के साथ लो शुगर अगर होने का सिम्टम्स है पहले से ही तो डोज तो कंपलसरी आपको कम करना है। अगर आप ग्लिबेनक्लेमाइड ले रहे हैं, पुराना वाला सल्फोनाइल यूरियाज ग्लिबेनक्लेमाइड, तो आप इसे बंद करके न्यूअर मॉलिक्यूल पर शिफ्ट होने की कोशिश करें, क्योंकि लो शुगर होने के चांसेस इन दवाई में कम है। तो जहाँ हमें कॉम्प्लिकेशन की बात हुई, किन लोगों ने डायबिटीज़ के साथ ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, वो पेशेंट की लिस्ट मैं आपको बता देती हूँ। जो पेशेंट
बीमारियां लेके चल रहे हैं, जिन्हें कुछ और एक्स्ट्रा बीमारी है जैसे किडनी, लीवर की बीमारी, जिनकी उम्र हो गई है या जिन्हें लंबे समय तक डायबिटीज़ है, और जो डायबिटीज़ के लिए 2 से 3 कॉम्बिनेशन वाली दवाई ले रहे हैं, ये पेशेंट को भी रिस्क ज़्यादा हो जाता है, या जो बहुत ज़्यादा एग्जर्शन कर रहे हैं या पानी कम पी रहे हैं। तो ये पेशेंट को स्पेशल फोकस करना चाहिए कि उनका शुगर कंट्रोल रहे, ज़्यादा मॉनिटर करें, क्योंकि जैसे जैसे एज होती जाती है डायबिटीज़ के साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा दिखने लगते हैं, डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होने लगते हैं। पानी का स्पेशल ध्यान रखें क्योंकि डिहाइड्रेशन होने के चांसेस है, क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया जब भी होगा, शुगर जब भी बढ़ेगा तो यूरिनेशन ज़्यादा होगा, पानी की कमी होगी, और चूँकि दिन भर पानी नहीं पी सकता है पेशेंट, तो सवेरे मॉर्निंग के टाइम में ही ज़्यादा पानी पीने की सलाह ली जाती है। डेफिनेटली डाइटरी मॉडिफिकेशन, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट कम करना, प्रोटीन का बढ़ाना और फाइबर्स का अमाउंट ज़्यादा रखना, जिसमें अगर आप फैटी फिश ले रहे हैं तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाएंगे, फ्रूट्स ले सकते हैं, सीड्स ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। बाकी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में नॉन वेजिटेरियन सोर्स या दाल या सोयाबीन इत्यादि आप लेंगे। और एक्सरसाइज की बात करूं तो सीवियर या हेवी एक्सरसाइज से बचना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि नमाज पढ़ते वक्त तो काफ़ी एक्सरसाइज यूँ भी हो ही जाता है। तो आप जो रूटीन एक्सरसाइज कर रहे हैं अगर वो हैवी नहीं है तो उसे चालू रखिए, एक्सरसाइज करना तो बहुत ही अच्छा है। तो पानी, शुगर, एक्सरसाइज, डाइट मॉडिफिकेशन और कुछ ज़्यादा टाइम ग्लूकोज का टेस्टिंग, शुगर टेस्टिंग थोड़ा ज़्यादा करें। और रमज़ान शुरू होने के पहले ही यदि अपन शुगर टेस्टिंग कर लें, डॉक्टर से कंसल्टेशन कर लें, तो फ़ायदा ये होगा कि कुछ दवाई का मॉडिफिकेशन पहले ही किया जा सकता है, डोज बदले जा सकते हैं, टाइमिंग बदला जा सकता है। तो अपने दवाई का लिस्ट समझ लें। यदि आप 3 से 4 ज़्यादा डायबिटीज़ की दवाई ले रहे हैं, जिसमें 3 या 4 मॉलिक्यूलर डायबिटीज़ के, तो डेफिनेटली रिस्क ज़्यादा है। रिस्क किसके साथ है? इंसुलिन सिक्रेटोकॉक्स के साथ है या इंसुलिन के साथ है। इंसुलिन का डोज कम करिए और इंसुलिन सिक्रेटोकॉक को पुराना वाला अगर आप मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो उसे बदल दीजिए और नए मॉलिक्यूल ले लीजिए, मतलब ग्लिबेनक्लेमाइड को छोड़ दीजिए। ग्लिमेपोराइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिक्लेजाइड, ये मॉलिक्यूल अगर आप लेंगे तो इससे लो शुगर होने के चांसेस कम रहेंगे। आशा करती हूँ आपका फास्टिंग अच्छा रहे। फिर भी ऐसी सलाह दी जाती है कि जिन्हें रिस्क फैक्टर ज़्यादा है उन्हें फास्टिंग से बचना ही चाहिए, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। थैंक यू सो मच।